हड़प्पा सभ्यता उसमें आज हम करते हैं कि सभ्यता का काल क्या रहा था। कि हड़प्पा सभ्यता के काल जो उसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो अपना अलग अलग मत देते हैं, जैसे वूली हाल, गार्डन चाइल्ड, बेक आदि विद्वान विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता को सबसे प्राचीनतम और प्रारंभिक मानते हैं। इसके अलावा पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व डिसाइड किया है। इसी प्रकार से राधा कोमल मुखर्जी का मानना है कि इस सभ्यता का प्रारंभ 3250 ईसा पूर्व से पहले हुआ होगा, और के.एन. शास्त्री और राजबली पांडे ने इसे ईसा पूर्व 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना है। डॉक्टर पांडे का मानना है कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के खंडरों के एक के ऊपर एक दूसरे 7 स्तर मिले हैं, यानी कि 7 तह मिली है। और मोटे तौर पर यदि एक नगर के बसने, पनपने और उजड़ने के लिए हम 500 वर्ष का समय दिया जाए तो 7 नगरों के बसने, विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष का समय लगेगा। सबसे नीचे का स्तर भी सभ्य नगर का अवशेष है, जिसके पूर्व सभ्यता विकसित हो चुकी थी, और यदि भूगर्भ का पानी बीच में बाधा न डालता तो 7वें स्तर के नीचे भी खंडरों के स्तर मिल सकते हैं। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष की बताई जाती है। बलूचिस्तान और मकरान में मिली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर भी यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व क्वेटा, अमरी, नल, कुल्ली, झोब आदि स्थानों पर ग्राम्य बस्तियों के रूप में हो गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता है कि यह सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व के मध्य अपनी चरम सीमा पर थी, परंतु सर मॉर्टिमर व्हीलर इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य की मानते हैं। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने इसका काल 2800 ईसा पूर्व का माना है, तो डॉक्टर फबरी ने इसका समय 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। और नवीनतम खोजों के आधार पर डॉक्टर मैके ने भी डॉक्टर फबरी के मत की पुष्टि की है, और पुरानी वस्तुओं के काल को जानने की विज्ञान सम्मत कार्बन 14 परीक्षण प्रणाली जो उसके अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास काल लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता का काल एक विवाद का विषय, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि 3000 ईसा पूर्व में भारत भूमि पर स्वतंत्र एवं समृद्ध सभ्यता जो उसका विकास हो चुका था। सभ्यता के निर्माता, जिस प्रकार से उसका काल एक विवाद का विषय बना, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके निर्माता कौन थे, ये भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। उसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो अलग अलग मत देते हैं, और इसके संबंध में 3 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता है कि भी ये मिश्रित जाति के लोग, यानी कि एक जाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता को नहीं बसाया, बल्कि भिन्न भिन्न जाति के लोग जो यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने इस सभ्यता जो उसको बसाया। और दूसरी मान्यता के अनुसार द्रविड़ लोग जो उनके द्वारा इसको बसाया होगा, और तीसरे के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोग जो आर्य जाति के रहे होंगे। अब पहली बात आती है कि इसके संबंध में कौन से विद्वान जो क्या तर्क देते हैं। कि पहली मान्यता के समर्थन में कर्नल स्यूअल और डॉक्टर गुहा का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसी एक नस्ल अथवा जाति के लोगों ने नहीं किया। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और इसके मुख्य नगर व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। अतः आजीविका की तलाश में अनेक प्रजातियों के लोग यहाँ आकर बस गए थे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त नर कंकालों की शारीरिक बनावट के विश्लेषण के आधार पर मानव शास्त्रवेत्ता जो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास करने वाले लोग जो उनको 4 जाति, आदिम आग्नेय यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन यानी कि मंगोलाइड, और भूमध्य सागरीय और अल्पाइन से संबंधित बताया है। और इनमें से मंगोलियन तथा अल्पाइन लस के लोगों की केवल एक एक खोपड़ी मिली है। तो इस प्रकार से उन्होंने मिश्रित जाति, बल्कि एक जाति के लोग नहीं बल्कि अनेक जाति के लोग जो उनके द्वारा इस सभ्यता के निर्माता कहा गया। दूसरी मान्यता के अनुसार
कहा जाता है कि खुदाई में प्राप्त नर कंकालों में भूमध्य सागरीय कंकाल जो उनकी प्रधानता है, और इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय कहा जाता है कि द्रविड़ों को था, और द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय नस्ल जो उसी की एक शाखा थे। सर जॉन मार्शल इस मत के प्रबल समर्थक थे, और इस मत की मान्यता में मुख्य कठिनाई शव संस्कार की आती है, जो कि द्रविड़ों में पूर्ण समाधि के रूप में संपन्न होता था। दूसरी बात यह थी कि दक्षिण भारत में हुए उत्खनन में आधावधि सैंधव सभ्यता का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। कुछ विद्वान बलूचिस्तान आदि भागों में बोली जाने वाली ब्राह्मी भाषा तथा द्रविड़ों की भाषा में समानता के कारण भी द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। ब्राह्मी जाति द्रविड़ भाषा भाषी होती हुई भी द्रविड़ जाति से भिन्न तुर्की ईरानी आदि जाति से संबंधित है, और इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माण में इस जाति का हाथ रहा हो, और प्रोफेसर चाइल्ड ने सुमेरियन लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। डॉक्टर हाल ने भी उसके मत की पुष्टि की है, साथ ही द्रविड़ों को सुमेरियन जाति का अंग भी मानते हैं। सुमेरियन लोगों का सिंधु प्रदेश से व्यापारिक संबंध अवश्य गहरा था, और मोहनजोदड़ो में उनकी पर्याप्त संख्या भी रही, परंतु ऐसा कोई आधार नहीं जिससे वे सैंधव संस्कृति के जन्मदाता कहे जा सके। श्री पिगट के अनुसार इस सभ्यता का उद्गम पूर्णतया भारतीय था, परंतु वे इस पर सुमेरियन प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार उसमें लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, शंकरानंद, दीक्षितार तथा पुसालकर के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, अथवा आर्यों ने भी इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। पुसालकर का कहना है कि ये आर्य और अनार्य सभ्यताओं के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि संभवतः उस समय में ऋग्वैदिक आर्य वहाँ की जनता का एक महत्वपूर्ण भाग थे, और उन्होंने भी सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास में अपना योग दिया। दूसरी तरफ सर जॉन मार्शल ने वैदिक सभ्यता की सैंधव सभ्यता से तुलना करते हुए दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न माना, और उनके विचार से जब आर्य जाति भारत में आई उससे 1000 वर्ष पूर्वी सैंधव सभ्यता जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की पूर्वगामी एवं जननी है। तो यह मत यहाँ तो युक्ति संगत है कि ग्रामीण वैदिक संस्कृति से ही क्रम से सिंधु प्रदेश की शहरी संस्कृति जो उसका विकास हुआ होगा। तो इस प्रकार से जब तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में प्राप्त मोहरों पर अंकित लिपि को हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ लेते, तब तक ये कहना कठिन होगा कि इस सभ्यता को जन्म देने वाले और विकसित करने वाले लोग कौन रहे होंगे। अगली बात है नगर निर्माण कि बड़े नगरों का अस्तित्व और नगर योजना तथा स्थापत्य की सुस्पष्ट पद्धति हड़प्पा सभ्यता द्वारा प्राप्त विकास के उच्च स्तर का परिचायक है। पुरातत्ववेताओं ने इस सभ्यता के कई बड़े नगर खोजे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लोथल जो प्रमुख रहे हैं। ये सभी नगर नदियों के किनारे बसे थे, और उस काल में वर्ष पर्यंत पर्याप्त जलापूर्ति नदियां के द्वारा होती थी। जहां एक और व्यापार का मुख्य माध्यम थी, वहीं से जीवन यापन के आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने में भी सहायक होती थी। परंतु इस लाभ के साथ हानि की भी संभावना थी और निरंतर बनी रहती थी, क्योंकि उन नदियों के में समय समय पर आने वाली बाढ़ नगरों को क्षतिग्रस्त और नष्ट भी कर देती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में जो खुदाई हुई उससे पता चलता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना जो उसके अनुसार की गई थी। इन नगरों के स्थापत्य शिल्प और उनकी आधार योजना में समानता व उच्च कोटि की व्यवस्था देखकर यही लगता है कि सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर करते थे, और योजना बनाने वाले तथा रचना करने वाले इंजीनियर लोग नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद में कहा था कि इस उजड़े नगर के ध्वंसावशेषों में प्रवेश करते समय निरीक्षक का ऐसा प्रतीत होता है कि वे लंका शहर के किसी आधुनिक व्यापारिक नगर के ध्वंसावशेष जो उससे घिरा हो, और इन नदियों से नगर की सुरक्षा करने के लिए बांधों का निर्माण भी किया गया था। परंतु अंतोगत्वा नदियों ही नगरों के विनाश उसका कारण बनी दिखाई पड़ती है। मोहनजोदड़ो आज जिस सिंधु नदी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि किसी समय उसके
तट पर स्थित था और विद्वानों के अनुसार इस नगर में कम से कम 2 बार बाढ़ आई थी और विनाश के बाद पुराने भग्नावशेषों पर ही यह नगर फिर से बसाया गया। इसी प्रकार से किसी समय हड़प्पा नगर रावी के तट पर स्थित था, परंतु आज वह उससे लगभग 9-10 किलोमीटर की ओर दूर बसा है और चंद हुदड़ों को भी बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ा और यहाँ की खुदाई से जो मिट्टी के बर्तन मिले उनमें बालू के अंश विद्यमान है। तो इस आधार पर आपके हड़प्पा सिंधु नगर जो उनके निर्माण जो उसके बारे में बताया जाता है।